हेलो गाइस, आज हम 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 उद्योग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले उद्योग के बारे में कि किस तरीके से जो भी हम उद्योग होते हैं उनसे जो हमें प्राप्त चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कागज़ का, क्योंकि जो भी हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं जो एक प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जैसे कागज़ है, कागज़ एक प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त होता है। कागज़ ऐसा तो है नहीं कि हाँ कागज़ पेड़ पर लगता हो हम तोड़ लेते हो, या फिर इस तरीके का नहीं है। मतलब ये एक प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे उद्योग होते हैं जो हमें एक प्रोसेस के बाद प्राप्त होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि जितने भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जो एक प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त हुई हैं वो सब उद्योग कहलाती हैं। अब किस तरीके से प्रोसेस होती है उसके बारे में इसमें कागज़ का एग्जांपल दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखें कि अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक लेके जाया जाता है, वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंच जाती है। यानी कि इस तरीके से ही प्रोसेस के बाद हमें जो हमारी अभ्यास पुस्तिका होती हैं वो प्राप्त होती हैं। अब द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, यानी कि अगर इसका हम विनिर्माण भी कर सकते हैं। देखो, जो कच्चा माल है विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में, कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करती है। फिर आते हैं उद्योग। उद्योग जो होते हैं वो उनका संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित, कोयला जो है धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। यानी कि इस तरीके से लोहा जो होता है वो तो हमें पृथ्वी से प्राप्त होगा, लेकिन इसके बाद जो इस्पात है उससे जो बनने वाली वस्तुएं हैं वो इस तरीके से, जो कोयला खनन, ये सारी चीज़ें, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक प्रोसेस के बाद प्राप्त हो रही हैं वो उद्योग कहला रही हैं, जो कि आर्थिक गतिविधि से संबंधित होती हैं। फिर आता है उद्योगों का वर्गीकरण। अब जितने भी उद्योग हैं उनका वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कच्चा माल। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग में के आधार पर जो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। यानी कि ये जो है वो 4 प्रकार के होते हैं कच्चे माल के उस पर आधार पर: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग से हमें जो कच्चा माल होता है उसके रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। इसमें खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है। यानी कि जो हमें तेल प्राप्त होता है, वनस्पति तेल, और जो सूती वस्त्र होते हैं वो, और जो डेयरी के उत्पाद हैं वो, चर्म उद्योग हैं वो, और खाद्य संसाधन जितने भी हम खाने के लिए जो भी संसाधन उपयोग करते हैं वो सब कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जो है वो प्राथमिक उद्योग होते हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में।
यानी कि जो भी खनिज आधारित उद्योग होते हैं, जैसे क्या लोहा है, लोहे से फिर भारी मशीनें बनाई जाएंगी। भवन निर्माण की जो सामग्री आती है, जैसे क्या लोहे की हो, वो जैसे जो सरिया वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है उसके बाद तीसरा समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग में इसमें सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो हमारे समुद्र से जो खाद्य प्रसंस्करण हमें प्राप्त हो रहे हैं वो, और जो मछलियाँ होती हैं समुद्र के अंतर्गत अंदर, उनसे जब तेल निकाला जाएगा एक प्रोसेस के बाद, तो वो हमें उस मतलब जो हमें तेल प्राप्त होगा, मछली का तेल जो निकाला जाता है जिसे मत्स्य तेल कहा जाता है, वो भी समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग जो है वो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। यानी कि वन से जितने भी मतलब जो भी एक जो हमें, क्योंकि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, देखो वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और फल वगैरह, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन ये उद्योग नहीं है। उद्योग वो हैं जो प्राप्त वस्तुओं के द्वारा, वनों से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा, उसके बाद जो प्रोसेस के बाद हमें वस्तु प्राप्त होगी, जैसे इसमें दिया भी गया है कागज़। कागज़ वन आधारित उद्योग है। देखो पहले लकड़ी लाई जाएगी, फिर उसके बाद एक प्रोसेस के बाद कागज़ तैयार होगा, जो हमने प्रोसेस अभी पीछे पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो उससे देखो हमें यहाँ पर कागज़ भी प्राप्त होगा। औषधियाँ जो होती हैं, जो कि मतलब जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, वो सब हमें वनों से प्राप्त होती हैं। और फर्नीचर, देखो हमें जो वन होते हैं वहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त हो गई। लकड़ी प्राप्त होने के बाद फिर उससे जो भी फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, सोफ़ा, मेज़, कुर्सी वगैरह, तो ये जितना भी फर्नीचर होता है वो भी वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। और भवन निर्माण में जैसे घरों के अंदर भी बहुत सारा जो जैसे विंडो, दरवाजे वगैरह, ये सब लगाया जाता है, तो ये वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये हमें एक प्रोसेस के बाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ इसकी कहाँ से होती है, वन से, जिस वजह से इसको वन आधारित उद्योग कहा जाता है। तो ये तो था हमारा कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं। अब देखते हैं हम आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या देखो एक मिनट, यहाँ पर लघु का मतलब होता है छोटा और बृहत का मतलब होता है बड़ा। यानी कि जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो लघु आधारित कहलाएंगे, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो बृहत आकार के उद्योग कहलाएंगे। अब जैसे कुटीर या घरेलू उद्योग वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा अन्य उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। यानी कि जितने भी जो छोटे छोटे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे टोकरी बुनी गई या मिट्टी के बर्तन बनाए गए, क्योंकि ये घर के द्वारा बनाए, एक अगर इनको एक परिवार मिलकर के बना रहा है या फिर एक व्यक्ति बना रहा है तो फिर वो लघु आकार के उद्योग कहलाएंगे। लेकिन वैसे ही अगर कोई भारी मशीन है, बड़े बड़े पैमाने पर जो ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, वो सब बड़े आकार के उद्योग यानी बृहत आकार के उद्योगों के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक है निजी क्षेत्र, और दूसरा है राज्य स्वामित्व, फिर तीसरा है सार्वजनिक, और चौथा है संयुक्त राज्य। हाँ, एक निजी और राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। और फिर है संयुक्त क्षेत्र, और फिर चौथा है सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। ओके। हाँ,
तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, और यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई भी, या फिर एक व्यक्ति है या एक परिवार है, मतलब एक ही घर के जो लोग होते हैं वो अगर किसी भी क्षेत्र को चला रहे हैं, उनका खुद का क्षेत्र है, तो वो निजी क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो होता है और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है। यानी कि ऐसे उद्योग जिनका संचालन सरकार द्वारा होता है किसी राज्य में या फिर किसी भी तरह से, अगर किसी क्षेत्र का स्वामित्व, मतलब किसी भी कोई भी एक उद्योग है, मान लीजिए उद्योग, उसका संचालन, उसका जो स्वामी है वो सरकार होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तो वो जो क्षेत्र उद्योग कहलाएगा वो कहलाएगा सार्वजनिक। ठीक है। फिर उसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। हाँ, फिर उसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में का उद्योग स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है। यानी कि इसका संचालन राज्य भी करेगा और साथ में कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई एक समूह है सिर्फ आम जनता का, वो, और साथ में जो सरकार होती है उसने भी उसके अंदर साझा किया है, मतलब उसने भी उसके अंदर हेल्प की है, तो वो जो कहलाएंगे ना, तो वो जो उद्योग कहलाएंगे वो कहलाएंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। फिर उसके बाद आता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। हाँ, फिर उसके बाद आता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। यानी कि जितने भी जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनका जो संचालन होता है वो कच्चे माल, जो भी, मतलब जो भी उद्योग चला रहा है, एक तो वो उसका मालिक होगा, और साथ में जो कच्चा माल बनाता है वो उसका भी मालिक वही एक व्यक्ति होगा। तो यानी कि दोनों अगर एक ही व्यक्ति हैं, उद्योग चलाने वाला भी और जो उत्पादन होता है उसका भी, पूर्तिकार जो होते हैं वो, कामगार जो होते हैं वो, सब अगर एक ही उसको चला रहे हैं तो वो कहलाएंगे सहकारी क्षेत्र के उद्योग। यानी कि उसमें एक मान लीजिए कोई एक मेन व्यक्ति है जो कि जो पूर्ति कर रहा है, उसका जो उत्पाद है, उसका कामगार है, और पूरा जो उद्योग चल रहा है उन सबका मालिक अगर एक व्यक्ति है तो वो जो उद्योग कहलाएगा वो सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहला देगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। फिर उसके बाद इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, यानी नहीं सॉरी, मतलब इनकी जो उपस्थिति है, अवस्थिति है, इनको के कौन कौन से कारक जो हैं वो इनको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब देखो कितने सारे कारक हैं इसके, संचार, परिवहन, भूमि, उद्योग, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, यानी कि ये सारे जो कारक हैं वो सब किसी भी उद्योग को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, उनकी स्थिति को। वो कैसे, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास कच्चा माल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, उसके पास विद्युत उपलब्ध है, भूमि उपलब्ध है, परिवहन अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, संचार, श्रम उनको अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, पूंजी वो अच्छी लगाता है व्यक्ति, और बाजार भी वहीं आसपास में है ताकि वो उसको बेच सके, और जल भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है उसके पास। तो फिर जब सारी चीज़ें उसके पास अच्छी मात्रा में होंगी तो उसका जो उद्योग होगा किसी भी व्यक्ति का, तो वो जो उद्योग होगा वो काफ़ी, मतलब ज़्यादा विकसित होगा। अगर कोई उद्योग मान लीजिए ऐसा है जिसके पास ना ही तो कच्चा माल है ना उद्योग है, मतलब है भी तो मान लीजिए कच्चा माल है तो बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि कच्चा माल होना ज़रूरी है।
अगर मान लो बहुत ही कम मात्रा में कच्चा माल है, विद्युत भी बहुत कम है, भूमि भी अच्छी नहीं है वहाँ की, ख़राब भूमि है, और परिवहन भी सही मात्रा में नहीं है, मतलब आने जाने के लिए, और संचार की भी कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास, श्रम भी वो कम लगाते हैं, या फिर पूंजी भी नहीं है, मतलब उनके पास इतना पैसा वगैरह भी नहीं है ताकि वो उसमें ज़्यादा लगा सकें, और बाज़ार भी नहीं ताकि वो उसे टाइम पर बेच सकें, और जल भी नहीं है ताकि वो उसमें मतलब अच्छा उसमें कार्य किया जा सके। अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति भी, मतलब इनमें से अगर कोई एक एक कारक भी इनके पास नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इन सब का यही सब कारक बहुत ही कम मात्रा में एक दूसरे व्यक्ति के पास उपलब्ध होंगे तो उसका तो कम विकास होगा, यानी कि उसका जो उद्योग है वो तो बहुत ही कम चलेगा। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी उद्योग स्टार्ट किया है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा उसके अंदर पैसा वगैरह लगाता है, कितनी चीज़ें लगाता है वो और दूसरी चीज़ आती है फिर उसमें वो कितनी मेहनत करता है, और तीसरी चीज़ आती है कि उसमें उसको कितनी चीज़ें उसमें कितना लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखो, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, यानी यही वो 3 चीज़ें हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होती है। और जो प्रक्रम है, प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। ठीक है, प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल होते हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, यानी कि जो रिजल्ट निकल कर के आ रहा है वो उत्पादन होती है, और जितनी उसमें मेहनत वगैरह लगाई जा रही है, या फिर जितनी उसमें के अंदर प्रक्रिया हो रही है, यानी जितनी उसके अंदर प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रम में आएगी, और जितना हमें उसमें लाभ प्राप्त हो रहा है वो निर्गत के अंतर्गत, और जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया वो सब निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है औद्योगिक प्रदेश, यानी कि ये जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्रों में होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ये देखें, ये भी जितने सारे हैं, मतलब ये इस कलर के जो हैं, ये वाले ऊपर वाला, ये जो है विश्व के औद्योगिक क्षेत्र हैं, और ये वाले जो हैं ये औद्योगिक प्रदेश है, ब्लैक वाले, ये तो औद्योगिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरे विश्व के अंतर्गत ये वाले जो काले वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर उद्योग हैं, ये सब जो हैं ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है और भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश, जैसे मुंबई, पुणे भारत में है, मतलब भारत के अंदर जो मुंबई का पुणे वाला है वहाँ पर पुणे समूह, बेंगलोर उसको कहा जाता है, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल के अंतर्गत है। ठीक है, अब इतने सारी मतलब चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर उद्योग के अंतर्गत। अगर कोई भी औद्योगिक विपदा आती है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक औद्योगिक विपदा भी आ जाती है इन सब के होते हुए, यानी कि समस्या आ जाती है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उद्योग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ।
1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए थे। वो जो बचे लोग थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत हो गया उनका, कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ का प्रतिरक्षा तंत्र विकृत हो गया और कुछ आंतरिक शोथ विकृतियाँ आदि से पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि आज भी वो बीमारी वहाँ पर देखने को मिलती है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी कि दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये जोखिम कम करने के उपाय। अगर कोई भी इसी तरीके का जोखिम होता है तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके कुछ उपाय हैं। जैसे घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखना चाहिए और उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। फिर आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। लोह इस्पात उद्योग। अब आता है लोह इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोह इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश, पराक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को अन्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन में तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, उद्योग आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरें और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था। लोह अयस्क विदेशों में से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी संपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर बने
जमशेदपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हुए। 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सालेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके केंद्र हैं, ठीक है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह निजी स्वामित्व में था, यानी कि एक व्यक्ति इसमें वो करता था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए, यानी कि फिर सार्वजनिक हो गया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं खारकई कहाँ है, जमशेदपुर, हवाई पत्तन यहाँ है, कदमा, जालियाँ, टाटा मुख्य अस्पताल यहाँ पर है। फिर यहाँ पर सामान्य डाकघर है, यहाँ टाटा इस्पात का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर रेलवे लाइन है, मतलब काफ़ी अच्छी जगह पर है ताकि लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पर डलमा पहाड़ी को है, सोनारी, डिमना झील, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये गोल्फ कोर्स, साकची, ट्यूब्स मंडल्स, टेल्को कॉलोनी, टेल्को, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है ये तो है नदी, और ये जो है ना ये येलो वाला, ये येलो वाला ये है मुख्य सड़क, और ये जो ब्लैक वाला है ये इस तरीके से कटा कटा ये है रेलवे लाइन, ठीक है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोयस कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में से लोयस, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पाद, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहायस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह एस के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहायस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरणों और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग करके कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग कपड़े धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग के लिए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से हैं। देखिए यहाँ पर मानव निर्मित रेशों में जो नायलॉन का कपड़ा आता है वो, पॉलिएस्टर का, एक्रेलिक का और रेयॉन का जो कपड़ा आता है वो सब मानव निर्मित रेशों से बनाया जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम, हाँ एक मिनट और, प्राकृतिक रेशे जो हैं वो ऊन है, सिल्क है, कपास है, लिनन है और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों में से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। इनके यहाँ पर उद्योग स्थित हैं और ये इसका उत्पादन करते हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विख्यात थे, यानी कि पूरे विश्व में फैले हुए थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोस्ट आर्द्र जलवायु, मशीन यातायात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसके केंद्र हैं। अब बताएं अहमदाबाद में भी ऐसे ही जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो सब हैं। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये जो अहमदाबाद है वो उसमें इसके जो मतलब इसी बाजार में सरल उपलब्ध जो आसान सूती वस्त्र होते हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नज़दीक में मुंबई पत्तन से मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का उद्योग और अहमदाबाद की मिलों और मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होने का इसका प्रमुख कारण है। अब आता है ओसाका, जो कि जापान में है। जापान का मैनचेस्टर इसका नाम रखा गया है, मतलब इसको ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ पर सूती वस्त्र मिलता है और इसका जो निर्यात है वो मतलब सुविधाजनक होता है इधर उधर जाने के लिए, जो भी मतलब जहाँ जहाँ पर ये वस्त्र जाता है। तो ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कच्चा कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है, यानी कि बनाने के लिए जापान के ओसाका में जाती है। ये कपास मिस्र से कपास जाती है, भारत से, चीन से, यूएसए से कपास जाती है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से एक अच्छा बाजार है ये भी।
लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो यह था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।